Hello, everyone. I hope you all are excited, ready with the essentials, copy, highlighters, सब तैयार है because today is our first class of CMA Final Law. क्या पढ़ने वाले हैं मैम आज? कोर्स का ओवरव्यू तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, सो यू नो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू स्टडी. पर आज क्या पढ़ेंगे मैम? सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सो विल स्टार्ट विद कॉर्पोरेट लॉज. अब कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स का, उसमें भी तीन तीन चीजें हैं. कंपनीज एक्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, आईबीसी है. तो क्या शुरू करेंगे मैम? तो वी विल स्टार्ट विद कंपनी लॉ. क्यों मैम कंपनीज एक्ट से ही क्यों शुरू करेंगे? कुछ हमें इंटरेस्टिंग पढ़ना है, कुछ हमें नया पढ़ना है. क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आपको चीज़ें पता है. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू पिक अप थिंग्स. एंड कंपनीज एक्ट की जब आप एडवांस टॉपिक्स वगैरह सब पढ़ लेते हो ना, देन यू बिकम मोर प्रिपेयर्ड टू रीड अबाउट द इकोनॉमिक लॉज. ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद कॉर्पोरेट लॉज. कॉर्पोरेट लॉज, और कॉर्पोरेट लॉज में स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड रीड अबाउट कंपनीज एक्ट 2013. But when I say corporate laws, तो इसका मतलब क्या है मैम? कॉर्पोरेट्स को चलाने वाला लॉ. अब सवाल ये उठता है कि कॉर्पोरेट और कंपनी क्या होती है? क्या कॉर्पोरेट और कंपनी एक ही चीज है या कॉर्पोरेट और कंपनी अलग अलग है? यहां से मैं एक अटेंशन आपका ड्रॉ करना चाहूंगी टू अ वर्ड, which you have read before, to a word most of you would be knowing, is body corporate. बॉडी कॉर्पोरेट. अब यार ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? आइडियली अगर मैं चाहूँ तो कंपनीज एक्ट में भी ये डिफाइंड है. हमारे पास कंपनीज एक्ट की भी अगर बात करें तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है दैट बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स ऑल द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट. इनफैक्ट फॉरेन कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, उसको भी हम लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड करते हैं. शायद आपने ये सब डेफिनेशन पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो बस सुनो मेरी बात. ठीक है, जहां पे जो भी चीज चाहिए होगी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की ना कोई जरूरत ही नहीं है. हम अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दो तरीके से कर रहे हैं. वन इज योर एमसीक्यूज एंड सेकंड इज योर सब्जेक्टिव. बिकॉज एग्जैक्टली लाइक इंटर, यहां पे भी आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलेंगे और 70 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर. वैसे तो उससे ज्यादा कहीं होता है बिकॉज यू आर गिवन अ चॉइस, बट आपको 70 मार्क्स का करना होता है. ठीक है, सो हियर यू विल हैव 15 एमसीक्यूज एंड ईच एमसीक्यू विल बी ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है, तो अब प्रिपरेशन दोनों तरीके से करनी है. तो वेर एवर नीडेड आई विल टेल यू, हाईलाइट करो, ये याद करना है. सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बना तो इसका ये आंसर होगा. ठीक है, तो आपको इतना लोड लेने की, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है. जब मैंने आपसे नहीं बोला है कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन लिखो, तो आपको ना लिखने की जरूरत है ना समझो. हाँ, बोलते बोलते थोड़ा ज्यादा ही भावनाओं में बह गई है ना. चल, तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है मैम? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम सबको पता है, लेट्स टेक अ वाइडर कम्युनिटी. ऑल दो कास्टिज्म वगैरह हम ना प्रमोट करते हैं ना पढ़ते हैं, बट फिर भी एक बात समझो, इतने सारे हिंदूज हैं, कैसे पता चला ये हिंदू हैं? या कैसे पता चलेगा कि दे बिलोंग टू अ सर्टन कम्युनिटी? ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, कैसे पता चलता है? हिंदूज क्या होता है, कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं. लाइक दे गो टू अ टेम्पल, है ना, दे पुट ऑन बिंदी, चूड़ी, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पता चलेगी. मुस्लिम्स में भी अलग ट्रेट्स होते हैं जो आपको पता चलते हैं. तो दे हैव सर्टन फीचर्स, है ना. तो ये हमारे क्या हो गए? हिंदूज हो गए. ठीक है, इनके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ मेनी ऑफ देम आर पंजाबीज, हाउ मेनी ऑफ देम आर मारवाड़ीज, हाउ मेनी ऑफ देम आर जैन्स, तो आपको कैसे पता चलेगा? मैम, हिंदू के अंदर ही कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, कुछ एडिशनल फीचर होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि हाँ ये मारवाड़ी हैं. वाई एम आई टेकिंग दैट? बिकॉज आई एम. ठीक है, तो वो अग्रवाल है या मारवाड़ी है, वॉट एवर, जैसे भी आप समझो. ठीक है, तो वो एडिशनल फीचर से हमें पता चला. दैट मीन्स व्हेन आई से बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म.
नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कॉर्पोरेट लॉज कंपनीज एक्ट 2013 ये हेडिंग डाल के आप प्लीज़ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है जो सबके में लिखी होनी चाहिए. बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म. all all companies are body corporate, but all body corporates are not companies. अब जितने भी मारवाड़ीज हैं सबके सब हिंदूज ही होंगे ना, बट सारे हिंदूज क्या मारवाड़ी होंगे? नहीं मैम. तो वैसे ही जितनी भी कंपनीज हैं सब बॉडी कॉर्पोरेट होंगी. क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन से फीचर्स होते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट में वो सारे फीचर्स होते हैं जो एक कंपनी में हैं, like perpetual succession, independent corporate existence, artificial person, etc etc etc. बट क्या सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज होंगी? नहीं, क्योंकि उनके अंदर हो सकता है वो एक एडिशनल फीचर ना हो, विच इज registration under Companies Act. So only those body corporates which are registered under Companies Act will become a company. समझ में आई बात? मतलब मैम एग्जाम्पल, LIC is not a company but a body corporate because it has features of body corporate but is not registered under Companies Act to become a company, और but is not registered under Companies Act. मतलब कंपनी वही कहलाएगी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो. बाकी किसी के पास भी अगर उसके जैसे फीचर्स हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं. मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई कंपनी किसी ने बना ली है मैम, कि इंडिया के बाहर जाके हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, कंपनीज एक्ट में तो नहीं की है, तो क्या बोलेंगे? उसको कंपनी बोलेंगे? नहीं, उसको हम कंपनी नहीं बोल पाएंगे. पर क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी? द आंसर इज यस, वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी. सो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, अब यहां पे एक चीज हम और लिखेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज registered outside India but excludes cooperative society. But excludes cooperative society. ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके. तो मतलब मैम हम कॉरपोरेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. वी विल टॉक अबाउट मोर कॉरपोरेट्स ऑल्सो. अब स्पेसिफिकली कॉरपोरेट लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉरपोरेट होते हैं हमारे पास, कॉरपोरेट्स कैन बी लाइक कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन लाइक LIC वगैरह, जिनके पास वो फीचर्स है पर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है. LIC है, RPI, हमारे पास ऐसे भी कॉरपोरेट्स होते हैं, ठीक है. बट जो मेजॉरिटी कॉरपोरेट्स हैं वो क्या है? कंपनी. वो क्या है? कंपनी. सो हियर वी बिगिन विद कंपनीज एक्ट 2013. वाई डू यू वॉन्ट अ कंपनी? वाई डू यू नीड अ कंपनी? भाई कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? मतलब इट डजेंट सीम्स टू बी बेसलेस कि कंपनी क्यों बनाई है. कंपनीज एक्ट है हमारे पास और आज से नहीं है. आपको अगर मैं बताऊं तो हमारे पास अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो एक इंडियन कंपनीज एक्ट थी 1866, ठीक है. फिर 1882, फिर हमारे पास 1913 आई, फिर हमारे पास 1956 आई, और अभी हमारे पास क्या है? 2013.
अब यहाँ पे एक चीज जो आपको लिखनी है फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड कंपनी लॉ इन इंडिया, ये क्या है? कंपनीज, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। ठीक है, तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज से तो नहीं है, कंपनीज एक्ट तो जमाने से है हमारे पास, इतनी बड़ी सी कंपनीज एक्ट बना दी है। क्यों मैम, वाई डू यू थिंक दिस कंपनी इज नीडेड? भाई लोग बिजनेस आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, बिजनेस जमाने से करते आ रहे हैं, तो क्यों हमें कंपनी ही बनाने की जरूरत है? तो इसके लिए एक बढ़िया सा एक वीडियो है, पहले हम वो देखते हैं, जिसमें हमारे पास एक कैरेक्टर है बनी। बनी बहुत एकदम दुखियारा टाइप का है। वाई? बिकॉज उसको दुनिया बहुत जुल्म कर रही है उसके ऊपर, उसको बोल रही है यार तुम कुछ काम करोगे कि निकम्मे ही रहोगे सालों साल। तो वो डिसाइड करता है फाइनली कि मैं काम करूंगा और मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या क्या गलतियां करता है ज़रा ये देखते हैं। सारी उम्र खेलता रहेगा या कोई काम भी करेगा? बहुत हुआ अपमान, आप करूंगा मैं काम। सो फर्स्ट ऑप्शन, बनी स्टार्ट्स विद प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाता है, बैंक से जाता है और बैंक से लोन लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको और पैसे चाहिए, तो 5 लाख रुपए बैंक से और ले लेता है। उसने 1 लाख रुपए लगाया, 5। अब क्या होगा? अब प्रॉब्लम ये आती है दैट ही हैज टू रीपे 5 lakhs टू द बैंक। यार 5 लाख तो मैंने कमाए भी नहीं बिजनेस से, बिजनेस तो मेरा डूब गया, हैवी लॉसेस हो गए। कैसे लॉस हो जाता है मैम? 5 लाख रुपए आपने लोन लिया, उससे आपने सामान खरीदा था, सामान क्या हुआ? कुछ बिका ही नहीं, सब सामान एक्सपायर हो गया। अब क्या करेंगे? लॉस हो गया बिजनेस में। अब 5 लाख बैंक को तो वापस करने हैं, कैसे वापस करेंगे? बैंक वाले तो आपके घर आ जाएंगे। प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब आप और आपका बिजनेस दोनों एक। मतलब बैंक ने अगर बिजनेस को लोन दिया तो भी बैंक बोलेंगे मैं तो तुम्हें ही लोन दिया है, तुम पैसे वापस करो मेरे। ऐसे कैसे कहाँ निकल रहे हो? यू हैव टू रीपे। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, ही हैज टू रीपे, दैट मीन्स उसकी लायबिलिटी को कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जितना नुकसान हो जा रहा है, जितने लोग खड़े हैं सबको पैसा देते जाओ, कहाँ से देके जाएगा? अपनी गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया, सब बेच दिया, प्रॉब्लम है ना? अब देखो ये प्रॉब्लम आगे क्या होती है। नेक्स्ट, Bunny died, business dies. Why? Because proprietorship is not perpetual succession. ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसने सोचा, ये तो खतरनाक लग रहा है, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप की हनी के साथ दोनों ने 50-50 हजार रुपए कंट्रीब्यूट किया। बट व्हाट हैपेंड इज लोन अगेन, लॉस अगेन, लायबिलिटी अगेन, अनलिमिटेड अब लायबिलिटी आप ही इवन कोई इन रास्ता दिखाइए पार्टनरशिप। सीए साहब। नाउ व्हाट सारी विल उम्र। ही डू? सो ही कम्स टू अस, है ना? अब हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे? हम सजेस्ट करेंगे भाई एक बेहतरीन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं कंपनी। जिसको हम क्या कहते हैं? कंपनी। और कंपनी क्या बेहतरीन चीज है ना, इसमें क्या होता है, कोई भी आपके घर द्वार तक नहीं आएगा। बैंक से लोन लो, बिजनेस को लोन चाहिए, पर अगर लॉस हो गया, डूब गया, तो बैंक वाले क्या करेंगे? कंपनी को पकड़ेंगे, कंपनी के पैसे से लेंगे, आपके पैसे से नहीं लेंगे। मतलब मेरी लायबिलिटी मैम लिमिट हो गई। हाँ, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने पैसा लगाया था, मेरा भी तो पैसा डूबा, बैंक का डूबा तो मेरा भी तो डूबा। वाई? बिकॉज कंपनी अलग और मैं अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी, limited liability, perpetual succession. So it has all the beautiful features which other forms of business organizations cannot actually give us. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कंपनी लेके आई। ठीक है, अब जब एक कंपनी बनाते हैं तो कौन बनाता है कंपनी? सी कंपनी एज द नेम सजेस्ट, इफ यू गो टू अ पार्टी ऑल अलोन विल यू एंजॉय? नहीं, एक काम करो, क्लब में जाना है, या फिर ऐसे 4 दोस्त होते हैं ना, बोलते हैं चल यार एक एक बियर पीते हैं, है ना? तो अगर आप अपने फादर को ले जाओ
इंजॉय करोगे क्या? वेल देयर आर सम हाउसेस जहाँ पे आप वो भी इंजॉय कर लेते हो, बट हेल नो, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? मतलब नहीं करते हैं, दैट इज द मेजोरिटी विच इज टू बी सीन. वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. मे बी फादर वॉन्ट्स टू हैंग आउट विद यू, मे बी फादर, देर आर सम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, देर आर सम डिफरेंट एजेंडा. जब हम फैमिली टाइम की बात करते हैं तो हम फैमिली टाइम की बात करते हैं, फ्रेंड्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स की बात करते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, दे हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, राइट? तो अगर चार दोस्त मिल रहे हैं, चारों का एजेंडा ये है कि यार चल यार बियर पीते हैं. अब उसमें से कोई अगर एक ऐसा है जिसको बियर नहीं पीनी है, वो शायद इतना एंजॉय नहीं करेगा. वाई? बिकॉज उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अलाइन नहीं हो रहा है बाकी लोगों से. तो इसको हम क्या बोलते हैं? चार लोग साथ में आए. साथ में आए क्या फोर्सफुली आए? नहीं, वॉलेंटरली आए, अपनी मर्जी से आए. बियर पीने के लिए कौन मना करता है मैम? ठीक है. अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या सेम है या अलग अलग है? ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? कॉमन है. एक ही काम करना है सबको, है ना? अब क्या होगा? अब ये लोग जो आए, अ ग्रुप ऑफ वॉलेंटरी एसोसिएशन टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, दिस इज नोन एज कंपनी इन जनरल. तो कंपनी का मीनिंग इन जनरल यही होता है. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, बिकॉज व्हेन आई से कंपनी, company has a meaning and company has a definition, है ना? मीनिंग से हमें कोई मतलब फिलहाल है नहीं. डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डेफिनेशन इसकी आती है, कंपनी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20, विच मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ. मतलब जो भी एंटिटी इस कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगी, इसके अंडर रजिस्टर्ड होगी, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम कंपनी बोलेंगे. हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम कंपनी बोलेंगे. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लोगों ने सुना है? शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना हो, है ना? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कब कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, कब बनी थी, किसने बनाई थी मैम? फिलहाल हम देखते हैं कि इतने सारे अंबानी फैमिली है हमारे पास, बट आइडियली इट वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर धीरू भाई अंबानी, एंड दैट टू इन द ईयर 1973. तब तो कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी. ये क्या बोल रहे हो मैम? तो मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट अ कंपनी? ऑफ कोर्स इट इज अ कंपनी. हाउ इट इज अ कंपनी? बिकॉज डेफिनेशन में क्या लिखा है? कंपनी incorporated, or rather company registered under this act or previous company law. Previous company law. What is previous company law? I told you many laws. अब इसमें से किसी में भी रजिस्टर्ड थी तो भी हम उसको कंपनी बोलेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट डू वी मीन बाय कंपनी, राइट? क्या कभी इसमें से आज तक कोई क्वेश्चन आया है? द आंसर इज अ बिग नो. यू हैव नॉट रिसीव्ड, यू हैव, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से, ये मैंने आपको एक पहली चीज बोली. दूसरी चीज, जब कंपनीज एक्ट आई थी, आज कंपनीज एक्ट में 470 से ज्यादा सेक्शंस है, कुछ सेक्शंस डिलीट हुए, कुछ अमेंडेड सेक्शंस आए भी हैं हमारे पास. तो पर जब वो आई थी तो उसके पास 470 सेक्शंस थे, 29 चैप्टर्स, ठीक है, lot of rules, and of course 7 schedules. I should write 7 like this. 7 schedules. तो क्या मैम ये हमें याद रखना है? द आंसर इज येस. यू नीड टू रिमेंबर दीज बेसिक्स फ्रॉम एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव. कभी भी सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन ना आया है, ना आने की कोई उम्मीद है. गॉट इट? ओके. अब पहला क्वेश्चन, आपने 2 कॉपी बनाई होगी ना, एक कॉपी जिसमें आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, और दूसरी कॉपी जो आपकी क्लास नोट्स की कॉपी, जिसमें आप ये सारी चीजें स्क्रिबल कर रहे हो, बस लिखते जा रहे हैं हम, है ना? हमें सर पैर कुछ नहीं पता, जो मैम लिख रही है वो हम लिख रहे हैं, बस यही करते जाना है, ठीक है? चलो, तो जो क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी है उसमें 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 पहला क्वेश्चन लिखोगे. उसमें पहला क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन 1. व्हाट आर द features of a company? कंपनी के
क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई भी सेलिब्रिटी है, ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा ना, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी का कोई बेटा है, उसने कोई क्राइम कर दी, हु विल गो टू द जेल। बहुत बार सुनते हैं ना कि अरे उसके बेटे ने ये किया, उसके बेटे ने वो किया। कौन जेल जाएगा? कौन जेल जाएगा? वो सेलिब्रिटी जाएगा या उसका बेटा जाएगा? ऑफ कोर्स बेटा जाएगा। बट वाई? इतनी मेहनत से उसको जन्म दिया है, तो ये दोनों तो एक होंगे ना। या जैसे हम आजकल क्या ऐसे पार्टनर्स बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान, है ना, तो क्या अलग अलग होंगे कि एक ही होंगे? मैम, भावनाएं अपनी जगह हैं, अब भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करो, बट आइडियली फैक्ट यही है कि अलग अलग होंगे भाई। अगर कोई एक गुनाह कर रहा है तो द अदर पर्सन कैन नॉट गो टू द जेल, या दोनों को नहीं पकड़ के डाल दिया जाएगा। Yes. Why? Because of simple and beautiful feature that every person is different. They are separate in the eyes of law. Law की नज़र में, कानून की नज़र में वो लोग क्या है? अलग अलग हैं। आप भले ही एक मानो, हम दोनों तो एक हैं, तो आपके मानने ना मानने से कुछ होगा नहीं। कानून की नज़र में वो क्या है? अलग है। तो जिस दिन से ये सारे पेपर वेपर दे के अथॉरिटी को हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिस दिन से हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उस दिन से कंपनी तुम्हारी बनी एक अलग पहचान, तुम्हारी बनी एक इंडिपेंडेंट। यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी वन एल्स, यू हैव एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। व्हाट इज हैपनिंग? You have an independent corporate existence, which means you are separate legal entity in the eyes of law. ठीक है, तो यहाँ पे what are the features जो आप लिख रहे हो, उसमें अब हमें आंसर कैसे लिखना है। देखो हमारे पास कभी भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। वन इज लाइक दिस, अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगेन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ही कम है, बट फिर भी यू नेवर नो, समटाइम्स इंस्टीट्यूट माइट सरप्राइज यू। ठीक है, बट ये दिस इज अ वेरी डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, बस लिख देना है। और एक होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें देखना होता है कि यार क्या लगाएं, कैसे प्रेजेंट करें। वहां पे प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, द फीचर्स ऑफ द कंपनी आर एज अंडर, और इवन बेटर। जो इतना इलेबोरेट करके यहाँ पे बच्चे लिखते हैं ना, मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि ये सब मत लिखो। इस पे कोई नंबर मिल रहा है क्या? कोई नंबर मिल रहा है क्या? फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी, कोई नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है नंबर। स्टार्ट। ये एडवाइजेबल होता है कि आप बुलेट्स यूज करो। क्यों बुलेट्स यूज करो? क्योंकि ए बी या 1 2 लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है जब इंस्टीट्यूट क्या करती है, क्वेश्चन का पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट 1 छोटा सब 1, तो वैसे करके क्वेश्चंस देती है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन से हो जाता है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप क्या लिखो, ऐसे बुलेट्स यूज कर लो। ठीक है, अब पहला फीचर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? पहला फीचर हम यहाँ लिखेंगे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेट्स से कंपनी टेक्स अ लोन, कंपनी रीपे कर देती है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी अगर डिफॉल्ट करेगी तो कौन पेनाल्टी देगा? उसके लिए कंपनी ही पेनाल्टी भरेगी। कंपनी ही की और एसेट्स वगैरह को, या कंपनी के ही सिक्योरिटी वगैरह, कंपनी के ही एसेट्स को बैंक सिक्योरिटी की तरह लेगी। ठीक है, कंपनी को अगर लैंड खरीदना है, कंपनी अपने नाम पे खरीदेगी। तो जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हुई, एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी फॉर्म हो गई, विच इज डिस्टिंक्ट, विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स who have formed it, from the persons who have put in money, from the persons who have invested, from the persons who are going to run the company, that is the directors, है ना, सबके लिए अलग होती है। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत फेमस केस लॉ है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। क्या ये केस लॉ याद करना है? द आंसर इज नो।
जिन बच्चों को ये केस लॉ याद हो, मतलब नाम याद हो, वो जब इस आंसर को इलैबोरेट करेंगे तो उसमें इस केस लॉ का नाम लिख सकते हैं, बट इसको स्पेसिफिकली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके कोर्स में इसका इलैबोरेट वर्जन या इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैम जब हमसे पूछा गया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, तो हमने आंसर में पहला पॉइंट लिखा है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। क्या हमें इसको कुछ इलैबोरेट करना है या हम बस एज इट इज लिख के आएंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे? द आंसर इज यू वोंट गेट फुल मार्क्स अगर आप सिर्फ इतना लिख के आओगे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। तो मैम हमें क्या और लिखना पड़ेगा? उसके लिए अभी मैं आपको ना मेन बुक पे लेके चलूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, फिलहाल लेट्स कम बैक। एक छोटा सा मैं आइडिया देती हूँ। सैलोमन क्या था, एक लेदर बिजनेस के प्रोप्राइटर थे वो। उन्होंने कंपनी बनाई और उन्होंने कहा कि अब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को क्या करते हैं, कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे, जैसे मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैंने बिजनेस बेच दिया कंपनी को और कंपनी से मैंने उतने के शेयर्स ले लिए, सो आई बिकेम अ शेयर होल्डर। ठीक है, और मैं डिबेंचर होल्डर भी बन गई, कुछ डिबेंचर्स ले लिए, कुछ शेयर्स ले लिए, ऐसे करके ले लिया। अब कंपनी में क्या हुआ, बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी हुई, तो कंपनी में अब पैसे वापस होने लगे। तो भाई वापस जब पैसे होते हैं ना तो एक सीक्वेंस में पैसे वापस होते हैं, पहले हम क्रेडिटर्स को देते हैं, बाद में शेयर होल्डर्स को देते हैं। ठीक है, तो वो डिबेंचर होल्डर भी तो थे, तो डिबेंचर होल्डर की कैपेसिटी में उन्होंने पैसे ले लिए, बाकी क्रेडिटर्स बड़ा हल्ला करने लगे, ये इसकी तो खुद ही की कंपनी है, ये खुद ही अपनी कंपनी से पैसे ले रहा है, हमें पहले पैसे मिलने चाहिए थे। कोर्ट ने है होल्ड किया, कोर्ट का फैसला ये आया कि सी ही इज डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट। ओके, सो इट इज़ नॉट कि ये दोनों सेम चीज़ है और आप बोल सकते हो कि इसने खुद पैसे क्यों लिए हैं, कंपनी ने खुद पैसे ले लिए। नहीं, कंपनी ने पैसे दिए डिबेंचर होल्डर को, विच इज़ वैलिड। Why? Right. So company is separate and only company is responsible for its liabilities. Mr. Salomon is not responsible. Why? Because he is a separate legal person in the eyes of law. ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी में ये स्टैब्लिश हुआ था। इज दैट ओके? एवरीवन क्लियर? फाइन। नाउ लेट्स कम टू द मेन फाइल। मेन फाइल पे आते हैं। अब ये फीचर्स ऑफ कंपनी हम कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक ही फीचर पढ़ा है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया है कंपनीज एक्ट 2013 wherein we have many sections to deal with। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का सेक्शंस पढ़ने या 470 सेक्शन पढ़ने हैं, नहीं, हमें थोड़े थोड़े सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छी कवरेज है बट फिर भी सारे नहीं पढ़ने हैं। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भाई कंपनीज एक्ट अपने हिसाब से भी क्लासिफाई करती है। वो पहला चैप्टर बोलते हैं प्रिलिमिनरी, जिसमें सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डालते हैं। दूसरा चैप्टर बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, जिसमें सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक डालते हैं। तीसरा चैप्टर बोलते हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ऐसे करके वो चैप्टर उन्होंने बनाया हुआ है। अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात हुई हमारे इंस्टीट्यूट की, है ना, शत शत नमन। उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है, गलत नहीं है, अलग है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हमने पहला चैप्टर बनाया है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी चैप्टर के कंसेप्ट्स की, इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के कंसेप्ट्स की, मतलब चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, chapter 2 according to companies act. We also have something called as conversion, जो section 366 of companies act में दिया हुआ है, and we also have some concept called as foreign company, जिसके लिए हमारे पास एक अलग चैप्टर है, companies incorporated outside India, chapter number 22, chapter number 22। वो भी हमें क्या करना है, यहीं पे पढ़ना है। तो इतनी चीजें हमें इस पहले चैप्टर में पढ़नी है। मीनिंग ऑफ कंपनी मैंने आपको बता दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स ऑफ कंपनीज आपको पता है। ये कंपनीज एक्ट को एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की 29 अगस्त को एंड वॉज नोटिफाइड ऑन 30 अगस्त। पार्ट पार्ट में इसके सेक्शंस नोटिफाई हुए हैं, यू ऑल नो दैट। एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, सेक्शन 1 हमने डिस्कस ही नहीं किया है। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट वी वांट टू नो अबाउट कंपनी एंड देन वी कैन नो अबाउट कंपनीज एक्ट। सो वी हैव स्टार्टेड विद बेसिकली दिस। ठीक है, अब
इसमें हम सबसे पहली चीज जो हमने की है वो ये की है. So now how are you going to elaborate this point is when a company is registered or incorporated, it gets an identity which is separate from its members. In the eyes of law, it is a separate legal person and and is only liable for its own liabilities. ठीक है, तो बस आप इतनी लाइन लिख सकते हो बड़े आराम से. मैंने एकदम बेसिक वर्ड्स में, हमारे आपके वर्ड्स में वो 2 लाइन बताई है. तो इस तरीके से आप क्या करोगे, उस पॉइंट को इलाबोरेट करोगे. ठीक है, बट हेडिंग क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी. सबसे कमाल का फीचर तो यही है यार कंपनी का, कि आपकी लायबिलिटी के ऊपर लिमिट है. आपकी लायबिलिटी के ऊपर लिमिट है, कंपनी की लायबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड है. Okay, so if I write the second point over here, it's going to be limited liability. लिमिटेड लायबिलिटी के पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं वो ये हैं कि कंपनी की लायबिलिटी तो अभी भी अनलिमिटेड है. कंपनी के पास जितना पैसे कंपनी ने बैंक से लोन लिया और वो रीपे नहीं कर पा रही है, तो बैंक तो आपके एसेट वेसेट सब ले जाएंगे. बैंक में बोलेंगे जितना पैसा है भाई दो, हम रिकवरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. पर वो शेयर होल्डर के घर नहीं जाएंगे. जैसे अगर रिलायंस डूब जाएगी और रिलायंस के मेरे पास शेयर्स हैं, तो वो मेरे घर थोड़ी ना आएंगे बैंक वाले कि तुम भी रिलायंस में, तुमने भी इन्वेस्ट किया है, तुमने भी पैसा लगाया है, तुम भी रिलायंस की शेयर होल्डर हो, चलो निकालो पैसे. रिलायंस ने इतना कर्जा लेके डूब गया. अरे यार मेरा भी तो पैसा डूब गया, मैं तो इन्वेस्टर थी. यू गेट माई पॉइंट? सो माई लायबिलिटी कितनी है, मतलब अगर मैंने ये कंपनी स्टार्ट भी की है, मान लो अभी तो आपने प्रमोटर वगैरह भी, आपको सबका कंसेप्ट में बताऊंगी, शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर, मेंबर, डायरेक्टर और आपके प्रमोटर, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं. तो क्या है एग्जैक्टली कौन क्या कहलाता है, क्या किसका रोल होता है, सब पढ़ेंगे हम. बट फिलहाल मान लो मैंने कंपनी शुरू की, ठीक है, और मैंने कंपनी शुरू की, कंपनी में 1 लाख रुपए पैसे लगाया. अब मेरी लायबिलिटी कितनी है? मैम पैसा लगा दिया, अब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है. एग्जैक्टली, माई लायबिलिटी विल ऑलवेज बी द अमाउंट दैट आई हैव एग्रीड टू कंट्रीब्यूट. हमारे पास कंपनी 2 तरीके की होती हैं. एक होती है कंपनी शेयर्स वाली, एक होती है कंपनी गारंटी वाली. गारंटी में भी विद शेयर्स विदाउट शेयर्स हो सकती है, विद विदाउट. ठीक है, ये लिमिटेड कंपनी होती है. और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी. भाई अनलिमिटेड कंपनी में तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर ही नहीं है, तो फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये भी होती है, ऑप्शन ये भी है. ठीक है, तो हम लिमिटेड वाला फीचर डिस्कस कर रहे हैं. अब लिमिटेड कंपनीज 2 तरीके की होती हैं, एक शेयर्स वाली, एक गारंटी वाली. शेयर्स वाली में क्या होता है, मैं एग्री करती हूँ, मैं इस कंपनी के 10 शेयर लूंगी. ठीक है, 10 शेयर का प्राइस क्या है, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, मतलब 10 into 100. मैंने क्या एग्री किया है कि मैं इस कंपनी को 1000 रुपए दूंगी. अभी तक इस कंपनी ने मुझसे 50 रुपए पर शेयर ही लिया है. अभी तक इस कंपनी ने मुझसे 50 रुपए पर शेयर ही लिया है, मतलब टोटल 500 रुपए ही लिया है. तो कितना मुझे अभी और देना बाकी है? 1000 मैंने वादा किया था, 500 दिया है, तो 500 और देना है. मतलब मेरी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय मी. कितने शेयर्स है मेरे पास? 10 शेयर है. उस पे कितना अमाउंट है विच इज अनपेड, विच आई हैव टू पे? इट्स 50 पर शेयर, सो दैट कम्स आउट टू बी 500. तो 500 रुपए क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी हो गई. उससे ज्यादा क्या कंपनी मुझसे मांग सकती है? कभी नहीं, कभी भी नहीं. कोई मुझसे नहीं मांग सकता है. मेरी लायबिलिटी की लिमिट है और सिर्फ उतनी ही है. So the liability of company is unlimited. The liability of members of the company is limited. Limited to the amount unpaid on shares held by them. Simple. पर अगर गारंटी कंपनी है मैम, तो गारंटी मतलब मैंने गारंटी ली है. अगर ये कंपनी भाई बंद हो जाएगी और इसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके एसेट्स बेच के भी इसकी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं होगी, तो मैं गारंटी लेती हूँ, मैं इस कंपनी में 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूँगी. अब कंपनी को ज़रूरत पड़ गई, कितना मांग सकते हैं मुझसे? 1 लाख, उससे ज़्यादा नहीं. हो सकता है 20,000 मांगे, 20,000 की ज़रूरत है, बट मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हुई? 1 लाख.
अब आजकल जब हम शेयर्स देखते हैं तो यूजुअली वी हैव सीन दैट वी हैव फुल्ली पेड अप शेयर्स ओनली, मतलब अगर 100 रुपये का शेयर है तो हमें ऐसा नहीं बोलते 50 का दे के ले लो शेयर, नहीं, 100 का दो तभी आप ले सकते हो। बट कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स भी होते हैं जिसमें, बहुत रेयरली होते हैं बट होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने 50 ही रुपये दिया है, 50, जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तब वो कॉल करेंगे, फिर हमें देना होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, लायबिलिटी इतनी है, अभी बनी हुई है लायबिलिटी, है ना, क्यों, पार्टली पेड शेयर्स है। अदरवाइज फुल्ली पेड शेयर्स में कोई लायबिलिटी नहीं, नील हो जाती है, डे वन आपने शेयर्स लिया, लायबिलिटी कोई है ही नहीं। समझ में आई बात, क्लियर है? चलो, सो दिस इज क्लियर। हम आगे चल के भी इसको पढ़ेंगे, अभी तो हम फीचर्स में पढ़ रहे हैं, जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे देन विल रीड दिस, तो और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ बातें बताऊंगी। Okay, right now we are reading the features, which is very basic, very simple. You have read this before, so we are not going to spend a lot of time on this. ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई आए कोई जाए, हमें क्या फर्क पड़ा है, हम तो चलते चले जाएंगे, हम तो चलते चले जाएंगे। क्या आपने अपने ग्रैंडफादर से और उनके पहले भी किसी, जितने एल्डरली लोगों को आप जानते हो, क्या आपने LIC का नाम उनके मुंह से कभी सुना है? उनसे पूछना, क्या आपको पता है LIC? सब बोलेंगे हाँ मुझे पता है LIC। SBI, हाँ पता है भाई। क्यों? LIC को चलाने वाला तो कोई होगा ना, वो इतने सालों साल कैसे जीवित रह सकता है, कौन सी गोलियां खा रहा है, पता करो, है ना। किसी ने भी अमृत तो नहीं पी लिया है, अमर तो नहीं हो गया है कि कभी, मतलब that's a process, life and death, everything is a process, every person has to die someday। बट कुछ एंटिटीज चलती चली जाती हैं, उसमें कोई भी आए, कोई भी उसको मैनेज करे, वो पर्सन मर जाए दूसरा आएगा वो मैनेज करेगा, सो दैट इज नोन एज परपेचुअल सक्सेशन, व्हेन द एंटिटी डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी वन। समझ में आई बात? तो मेंबर आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही एक कंपनी होती है, बिकॉज कंपनी इज नाउ अ लीगल पर्सन। सो व्हाट हैपेंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। यूजुअली हम बोलते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स हैं मैम, क्या फ़र्क पड़ेगा, पर एक प्राइवेट कंपनी को लेते हैं। प्राइवेट कंपनी दो दोस्त ने खोली, अनफॉर्चुनेटली दोनों जा रहे थे गोवा की सड़कों पे, नहीं गोवा तो चलो ऐसे पहाड़ वाला एरिया भी नहीं है, चलो लद्दाख गए बाइक से, ठीक है। अब क्या हुआ, हैवी रेनफॉल एंड ऑल दैट, मनाली से लद्दाख जा रहे थे, दे वर ऑन अ बाइक, एकदम मस्ती में, बट दे मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड ऑन स्पॉट। अब क्या होगा कंपनी का? मैम कंपनी तो यही दोनों चला रहे थे ना, अगर एक मेंबर की डेथ होती है तो क्या होता है, बाकी मेंबर्स कंटिन्यू कर लेते हैं, बट यहाँ पे यही दोनों मेंबर्स थे एंड दे बोथ डाइड। अब क्या होगा, अब कैसे परपेचुअल सक्सेशन आएगा? द शेयर्स विच दे हैव, दे वर द टू शेयर होल्डर्स, उनके शेयर्स गए उनके लीगल सक्सेसर के पास, दे बिकेम द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स अभी भी हैं, क्या पता यही डायरेक्टर्स हो, क्या पता कोई और डायरेक्टर्स हो, तो कोई और डायरेक्टर से कंपनी चल रही है। सर रतन टाटा डाइड, द कंपनी इज इंटैक्ट, ही फॉर्म द कंपनीज, राइट, टाटा ग्रुप पूरा उन्होंने बनाया, बट द कंपनीज आर वेल इन फंक्शन। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज करने वाले लोग अलग हैं, उनमें पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स अलग हैं, सब अलग अलग हैं। सो दैट इज वॉट वी मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परपेचुअल सक्सेशन। एक जो मैंने ऊपर मिस कर दिया है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। यू शुड बी एबल टू इलैबोरेट ऑल दीज पॉइंट्स इन वन लाइन, ठीक है। जिनकी बहुत ज़्यादा वीक है, ऑल्दो मैं इतनी अर्ली स्टेज पे आपको कभी भी आंसर राइटिंग के लिए बोलती नहीं, बिकॉज आई हैव टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग, बट द वंस हु आर वेरी वीक एट आंसर राइटिंग, उनको लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनके लिए राइट अवे टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू इलैबोरेट ऑल दीज पॉइंट्स इन वन लाइन। हाउ डू यू डू दैट? यू हैव रेड दिस बिफोर, आई एम टेलिंग यू दिस, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, इवन इफ यू कैन नॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कोशिश करो और अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है मैम? क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन? हम लोग क्या हैं, नेचुरल पर्सन है। अब हमारे और कंपनी के में डिफरेंस क्या है? भाई हमारा भी बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी का भी बैंक अकाउंट हो सकता है, हम भी जाके एक गाड़ी खरीद सकते हैं, कंपनी भी गाड़ी खरीद सकती है, हम भी घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, हमारे नाम पे होगा, उनके नाम पे भी होगा, हम किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, उसने हमारे साथ गलत किया तो कंपनी भी कर सकती है,
हम शादी कर सकते हैं, कंपनी नहीं कर सकती है। तो मतलब मैम क्या सिर्फ शादी के लिए एक्चुअली कंपनी और हमारे बीच में डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस और भी बहुत सारे हैं। Natural persons have basically they can get the citizenship, right? And अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेचुरल चीज़ें हैं भाई, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना? तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ऑलवेज टेक्स इट्स डिसीजंस थ्रू द पर्सन्स बिकॉज इट डज नॉट हैव द आइज टू सी, ईयर्स टू हियर, राइट? सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉइंट था, तो इनको भी कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस मिलते हैं बट लॉ के हिसाब से, बट इट इज स्टिल आर्टिफिशियल। ओके, देन वी हैव कॉमन सील। कॉमन सील इज समथिंग विच इज ऑप्शनल। पहले हुआ करती थी मैंडेटरी, अब मैंडेटरी नहीं है, वी ऑल नो दैट, ठीक है? कॉमन सील का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कोई भी एक कंपनी बनी है तो या तो उसके पास कॉमन सील होगी, है ना, या फिर कॉमन सील नहीं होगी, क्योंकि कॉमन सील बनाना अब मैंडेटरी नहीं है, नो कॉमन सील ऐसा होगा। तो अगर कॉमन सील है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है तो आप उससे कर दोगे, पर अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखा दे रही हूँ, आप प्लीज़ लिख लो। ये जो मैंने बनाया है ना, प्लीज़ ये बुक में ही बना लो कहीं पे। कॉमन सील है तो ठीक है, नहीं है कॉमन सील तो डायरेक्टर प्लस CS और 2 डायरेक्टर्स, ठीक है? तो ये लोग क्या करेंगे? आपके डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, ठीक है? ये लोग क्या करेंगे? आपके डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जब आपने पहले शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ा होगा, अगर कुछ याद हो तो, नहीं भी याद है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तो उसमें हमारे पास एक सेक्शन आता है जिसमें सेक्शन 44, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे आई ओन दिस मोबाइल फोन, आई कैन ट्रांसफर दिस मोबाइल फोन टू समबडी एल्स, हाँ या ना? मतलब अभी ये मोबाइल फ़ोन मेरा है, कल को मैं इसको किसी और का बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? जस्ट बाय गिविंग दिस, है ना? ऐसे हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं उसको। तो इट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय लाइक देयर इज़ अ प्रोसीजर, देयर इट कैन बी डिलीवर्ड, राइट? ऐसे करके हम दे सकते हैं। तो शेयर्स भी क्या होते हैं? हमारी प्रॉपर्टी होते हैं, हमारे एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको बेचेंगे तो हमें पैसे रियलाइज होंगे। हमने किसी चीज़ में पैसे लगा रखे हैं, इफ़ वी सेल दीज शेयर्स वी विल गेट मनी। लाइकवाइज इफ आई हैव अ मोबाइल फोन दैट इज ऑल्सो एन एसेट, इफ आई सेल दिस आई विल गेट मनी, है ना? तो ये शेयर्स क्या मैं किसी और को दे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ मैम। कैसे दे सकते हैं? उसके ट्रांसफर का एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना होता है, ठीक है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, ठीक है? और बाकी अगर हम बात करें लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो तो भाई ऐसे आप एक क्लिक करो, सेल पे लगाओ कि मुझे ये अपना शेयर 300 रुपये में किसी को बेचना है, वो वहाँ पे 300 रुपये में जो खरीदने के लिए तैयार है, आपका गया शेयर, ठीक है? सो यू बिड इट, buy at this, sell at this, and it is sold or it is bought, right? So shares are very, very, very freely movable, transferable. प्राइवेट कंपनी जब आती है तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होते हैं। वहां पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। क्यों रिस्ट्रिक्शन है मैम? मान लो कल को आपने और मैंने मिलके एक कंपनी बनाई, ठीक है? मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा होनहार बच्चा है, ऐसे कैसे इसको जाने दो, और मेरे पास तो बहुत पैसा है ना? तो मैं क्या करती हूँ? मैं पैसा लगाती हूँ, इसका दिमाग लगाते हैं, और हम दोनों मिलके क्या करते हैं? एक कंपनी चलाते हैं, एक कंपनी खोलते हैं। तो मैंने और आपने मिलके क्या किया? एक कंपनी खोली, ठीक है? अब हम दोनों कंपनी चला रहे हैं, एकदम बढ़िया से चल रही है, ठीक है? आपने क्या किया? अपने शेयर्स किसी और को दे दिए। मतलब आप धीरे से खुद शेयर होल्डर नहीं रहे और आपने किसी और को शेयर होल्डर बना दिया, और आप धीरे से कंपनी से सोच रहे हो कि मैं निकल लूँ। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है?
मतलब मैंने तो यार आपको देख के पैसे लगाए थे, अब आप निकलना चाह रहे हो, आपने शेयर्स किसी और को दे दिए, आप ये क्या कर रहे हो? कोई थर्ड पर्सन आ रहा है और हमारी कंपनी में बिना बात के कुछ कुछ बातें बता रहा है, बोल रहा है कि ये ऐसा करना चाहिए, वो वैसा करना चाहिए, हम तो इसको डायरेक्टर बनाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। एंड आई एम लाइक नो, आई ओपन अ प्राइवेट कंपनी, हम दोनों की सेल चलेगी, ये क्यों बोलेगा, इसको क्यों शेयर दे दिए, है ना? तो ये ठीक है क्या? नहीं है यार, नहीं मैम, गलत हो रहा है ना? तो जब प्राइवेट कंपनी में शेयर्स देने होते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट स्पेस है, तो हमें लोगों से पूछना पड़ता है, तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ऐसे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, बट फिर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब इसमें आपको पॉइंट लिखना क्या है? The shares of a public company are freely transferable. However, the shares of a private company can be transferred subject to reasonable restrictions. ठीक है? And next we have separate property as separate owner. मतलब मैम, कंपनी क्या है? अलग है, हमसे अलग है ना? तो कंपनी के जो एसेट्स हैं, क्या वो कंपनी के ही हैं? हाँ मैम। मतलब कंपनी अपने खुद के नाम पे एसेट खरीद सकती है? हाँ। कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी के खुद के एसेट हो सकते हैं। अगर मैंने और आपने मिलके कंपनी खोली, आपने लगाए 1 लाख रुपए, मैंने लगाए 2 लाख रुपए, मान लेते हैं हमने कंपनी खोली, मतलब इस कंपनी में 3 लाख रुपए है। वो पैसा किसका? किसका? हमारा। उस 3 लाख रुपए से कंपनी ने एक लैंड खरीदा। मैम 3 लाख में कौन सा लैंड मिल रहा है? एक है कहीं गांव वाँव में जाके छोटा सा कुछ लैंड है, खरीदा। वो लैंड किसका? कंपनी का, हमारा नहीं है। हम बोल देते हैं पैसा तो हमारा ही, हमारे पैसे से लैंड खरीदा, तो लैंड तो हमारा ही हुआ ना, हम ही तो जॉइंट ओनर हुए उस लैंड के। क्या वो लैंड आप अपने नाम पे रजिस्टर कराओगे? द आंसर इज नो। कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो लैंड कंपनी ने खरीदा है, वो लैंड कंपनी के ही नाम पे होगा। इनफैक्ट आगे जाके यू विल रीड अ सेक्शन, इन्वेस्टमेंट्स टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। दैट मीन्स कंपनी कैन होल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स ओन नेम ओनली। वो किसी और के नाम पे रजिस्टर करा करके नहीं बोल सकती ये मेरा है, तू अपने नाम से रजिस्टर कर ले, ये डायरेक्टर तू अपने नाम से रजिस्टर कर ले। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है? So it doesn't matter who is the joint owner, who is the one who has given the money for it. नहीं, कंपनी के नाम पे है। ऐसे आप बैंक से लोन लेते हो और आप घर बनवाते हो, तो क्या घर बैंक के नाम पे रहता है? नहीं रे, घर तो आपका है ना। वैसे कंपनी का है, कंपनी को आपने पैसे दिए हैं चलाने के लिए। हाँ, प्रॉफिट होगा तो आप लोगे। वैसे कंपनी, बैंक क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। तो प्रॉफिट आप लोगे, अपना पैसा वापस भी लोगे, पर वो प्रॉपर्टी किसकी है? कंपनी की है। सो कोई भी मेंबर ये क्लेम नहीं कर सकता है दैट इट इज माय प्रॉपर्टी, इट इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स। नो, इट इज नॉट। ठीक है? कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी कैन enjoy its own property in its own name. ठीक है? Is that clear? Okay.